अब हमने क्या किया, हमने डिटेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करंट प्लेयर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल विद फुटबॉल। हम यहाँ पे एक फुटबॉल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने डिटेक्ट कर लिया कि ये प्लेयर फुटबॉल खेलने के योग्य है, फिर ट्राई करेंगे कौन सा फुटबॉल खेल सकता है। While talent selection is the acceptance of individual into representative teams and development programs, talent identification involves an attempt to predict the future capacity of performance of an individual. In football, talent identification is usually based around a number of areas, these being physical attributes, physiological skills, technical skills, psychological skills, cognitive skills एंड सोशल स्किल्स। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो ये गेम खेलने के लिए एक बंदे के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर एक प्लेयर, एक व्यक्ति फिजिकली ही अनफिट होगा तो वो एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएगा। उसके अंदर कुछ और भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, साइकोलॉजिकली दिमाग से वो फिट हो, फिजियोलॉजिकल उसके अंदर स्किल्स हो। आज डिस्टिंक्शन हैज़ बीन ड्रॉन बिटवीन giftedness and talent. Talent is identified as a superior mastery of systematically developed abilities, which places a player in the top 10% of their age. Giftedness, by contrast, is described as the possession of high levels of natural abilities in at least one of four ability domains, this being intellectual, creative, socio-affective, and sensory motor। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, कुछ लोग जो है वो गोल्ड गिफ्टेड, हम बोलते हैं ना गोल्ड गिफ्टेड, वो ये गिफ्टेडनेस मतलब कि उसको उसने मतलब देखो एक दो व्यक्ति हैं, एक के जो दिमाग है वो अच्छा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, एक का आईक्यू लेवल कम था, दिमाग कम अच्छा नहीं था, उसने मेहनत करके डेवलप कर लिया। एक का उसका एज इट इज है बाय द बर्थ। तो वही है गिफ्टेडनेस एंड द टैलेंट डेवलपमेंट। एक व्यक्ति को बचपन से ही खेलना पसंद है, तो उसके अंदर वो एक जन्मजात उसके अंदर कैपेबिलिटी आ चुकी है, उसको बोलेंगे हम गिफ्टेडनेस। और अगर उसने मेहनत करके अपने अंदर वो क्वालिटी को डेवलप किया है तो हम उसको बोलेंगे टैलेंट डेवलपमेंट। अगर मैं बेसिकली एजुकेशन में इसकी बात करूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको नर्सरी से 97, 98, 99% लेके आ रहे हैं अप टू 11th 12th। एक बच्चा ये, एक दूसरा बच्चा ये है जिसके 50-40% आते हैं। मान लो जिसके 12th में 55% ही आए, दोनों नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो देयर आर इक्वल चांसेस कि 97 वाले का भी हो सकता है, 55 वाले का भी। कैसे? अगर वो 55 वाला अपने ऊपर काम करे, डेवलप करे अपने आप को, तो वो भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जन्मजात से इंटेलिजेंट है वही कुछ कर सकता है। अब नेक्स्ट देखो, giftedness can be recognized by the rate of learning rather than the level of ability, with the development process being designed to transfer giftedness into talent. This has implications for selection into a development program, as talent identification involves determining if a player has the potential to benefit from systematic program of sport and training. It has been shown that expertise is less dependent upon the natural ability and is more a response to the time spent in a highly structured, effortful activity with the specific goal of improving। इसका मतलब क्या है? एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना। वो डिपेंड नहीं करता एबिलिटी के ऊपर। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम क्या है, हम अपने अंदर मेहनत करके किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट players into enter a development program is important, meaning that the characteristics that entry is based on must be correct। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टैलेंट डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका पर्पस क्या है।
The first step of talent identification is to determine why you are identifying and selecting players. Many development programs are tied to regional and national competitors, and with result that winning becomes a greater focus than development. A development program should be designed to give them an opportunity to develop to their potential and to prepare them to play at higher levels for their sport. This makes it important that the program has a clear focus that places the emphasis on identifying players with long-term potential rather than current tournament winning ability. इसका मतलब क्या है? पर्पस क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है टैलेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्यों करना है? ताकि हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको नेशनल के लिए खिला रहे हैं, किसी टूर्नामेंट के लिए खिला रहे हैं। ये तो है उसका कि हम उसको आइडेंटिफाई करके खिला देंगे। एक क्या व्यू है कि हमें उसको जिताना नहीं है, हमें सिर्फ एक उसको एक अच्छा प्लेयर बनाना है। तो बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे पर्पस है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इश्यूज रिगार्डिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज रिगार्डिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हमें टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए क्या क्या इशू हमें देखने को मिल सकती है। A number of issues are raised when looking at identifying players for a development program, which need to be understood and addressed if the process is to be successful. In addressing each of these issues, it is important that we constantly return to the overall purpose of identification process to identify players with long-term potential. A common problem with player selection is that coaches and selectors identify players based on their potential to help them to gain wins rather than focusing on identifying players. इसका मतलब क्या है कि जो कोच है या जो बच्चे को सिलेक्ट कर रहा है, प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है, वो इस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं कि हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि बच्चा जीत जाए, हमारी टीम जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें उस बच्चे के अंदर टैलेंट को डेवलप भी करना है, हमें उस बच्चे के अंदर उस कैपेबिलिटी को डेवलप भी करना है। With a long-term development focus. At the initial identification stage, selectors should be assessing based on development potential as opposed to potential inclusion in the competitive squads. By doing this, all the appropriate players will be included in the development program and exposed to the training required for their development, regardless of whether they are likely to make the tournament squad. This requires selector to focus on the capacity of individuals to develop rather than their performance at the trials. मतलब क्या सिर्फ इतना इन्होंने लिखा है कि ऐसा मत देखो कि ट्रायल्स में वो बच्चा कितना खेल रहा है उस बेसिस पे सिलेक्ट कर लो। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी बंदे के अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकता है लेकिन अभी वो तैयार नहीं है, तो आप उसको भी सिलेक्ट करो। उसके अंदर का टैलेंट आपने आइडेंटिफाई किया तो उसको सिलेक्ट भी करो। सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आप उस टैलेंट को डेवलप भी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है टैलेंट डेवलपमेंट। कैसे हम टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। एन इंडिकेटिव वीकली ट्रेनिंग प्लान फॉर आफ्टर स्कूल कोचिंग सेशन रेफर टू द मॉड्यूल डेवलपिंग एन एथलीट फॉर मोर ट्रेनिंग प्लान्स। मीन्स क्या है कि आपकी टीचिंग का टाइम खत्म हो गया स्कूल में, उसके बाद बच्चों को स्कूल में रखो 2 घंटा और उसके अंदर आप उसके अंदर डेवलप करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल का, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा, देखो नीचे देखो। अब आपको क्या फुटबॉल के लिए कोई प्लेयर को तैयार करना है, उसके लिए आप उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी देखोगे। सबसे क्या देखोगे, स्पेस अवेयरनेस, कैन रन अराउंड द कोर्ट व्हाइल कीपिंग सेफ डिस्टेंस बिटवीन द अदर प्लेयर्स। कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है उसको पूरा डिस्टेंस कवर कर सके और बच्चे के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट कर सके डिस्टेंस में। फिर आप क्या देखते हो कि वो बॉल को कंट्रोल भी कर ले। सिंपल देखो, आपको टैलेंट डिटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, स्पेस अवेयरनेस, कि वो बच्चा पूरे स्पेस में घूम सकता है और बच्चे को दूसरे को हानि नहीं देता, उनके बीच में अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। फिर आप क्या करते हो, जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा
उसको आप समझाओगे बॉल को कैसे कंट्रोल करना है, अपने हाथ का कैसे यूज़ करना है, कि किस डायरेक्शन में आपको बॉल को लेके जाना, स्टेंस कैसे करना। स्टेंस क्या है कि आप बॉल को अच्छी तरह अपने हाथ में आप कंफर्टेबली होल्ड कर सको, उसको टैप कर सको। फिर आपको बॉल को एक बंदे से दूसरा जो टीममेट है उसमें आप बॉल को पास कर सको, आप फ्री शॉट कर सको, और आप इंडोरेंस भी अपने अंदर क्रिएट कर सकती हो। मीन्स आप लगातार कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट तक खेल सको। ये आ जाएगा हमारा हमने 1 महीने तक क्या किया। ये तो बात थी हमने टैलेंट को पूरा डिटेक्ट किया, सिर्फ ये देखे कि पूरे कोर्ट में खेल रहा है। फिर हमने उसके अंदर 1 मंथ सिलेक्शन का प्रोग्राम चलाया, उसके अंदर आपने कैपेबिलिटी को डेवलप किया। ये कैपेबिलिटी को डेवलप करने के बाद हम उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सिर्फ ये देखो कि वो बॉल को अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहा है तो हम उसके अंदर फुटबॉल खेलने का टैलेंट है। सॉरी, हाथ के साथ नहीं, पैर के साथ। अब क्या करेंगे, अब 3 महीने के हम टीम को बिल्ड करेंगे, उसको समझाएंगे किस प्रकार उसको खेलना है, पासिंग कैसे करनी है, अटैक कैसे करना है, डिफेंड कैसे करना है, शूटिंग कैसे करनी है, इम्प्रिंट कैसे करना है, और एंड्योरेंस। ये पहले हमने उसको सिखाया 10 मिनट तक लगातार कैसे खेलना है, फिर हम सिखाएंगे कि वो 1 घंटे तक लगातार खेल सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट ट्रेनिंग साइकिल। मीन्स बच्चे को हमें तैयार करना है खेलने के लिए, तो हम किस किस प्रकार उस बच्चे को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं पीरियोडाइजेशन का। मिस क्या है? पीरियोडाइज्ड ट्रेनिंग वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोड एंड अडेप्टेशन by stressing the body over time, allowing it to recover and then stressing it again. Athletics can gradually build fitness. Periodization consists of 3 type of cycle। इसमें हमारे पास 3 टाइप का साइकिल है। मैक्रो जो बड़ा होगा, मीजो जो कम होगा, मैक्रो में छोटा। मैक्रो रेफर्स टू अ सीजन एज अ होल। मीन्स पूरे एक सीजन में हम इसको तैयारी करवाएं। फिर आ जाएगा मीजो, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग टाइम पे ही हमने उसके अंदर उसको ट्रेनिंग करवाई है। फिर माइक्रो छोटे से यूनिट है, मीन्स 1-2 हफ्ता में उसको तैयारी करवाई है, वो नहीं कर ली। By structuring year session with these cycles in mind, you can ensure that you are building and recovering adequately for optimal adaptation. Periodized training 1. Periodization is the process of dividing an annual training plan into specific time block। क्या करना किया हमने, पीरियडाइजेशन का मीन्स क्या, पीरियड्स में क्लासीफाई करना। मीन्स हमारे पास पूरा एक साल है, हमने जो साल के 12 महीने हैं उसको कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया कि इतने समय हम ये उसके अंदर कैपेबिलिटी को डेवलप करवाएंगे, इतने समय में हम उसको ये ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे पीरियडाइजेशन। Where each block has a particular goal and provides your body with different type of stress. This allows you to create some hard training periods and some easier periods to facilitate recovery. Periodization helps you develop different physiological abilities during various phases of training। जो हमारे ट्रेनिंग के अलग अलग फेज आते हैं, अलग अलग में कैपेबिलिटी चाहिए, फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज हम इससे अपने अंदर जो एनहांस कर पाएंगे। For instance, during base training, you focus on the development of aerobic and muscular endurance. During the intensity phase, the focus switches to lactate threshold and aerobic capacity। का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या हम जब खेलेंगे तो हम जितना इतना फोकस करेंगे हम अच्छी तरह ऑक्सीजन ले सकें, और जो मसल्स है, मसल्स का जो एंड्योरेंस है, मीन्स मसल्स की हेल्प करके हम किसी गेम को ज़्यादा देर तक खेल पाए, हम वो डेवलप करेंगे। ये हम स्टार्टिंग में अपना एक गोल रखेंगे। ये गोल जब पूरा हो जाएगा, हम अच्छी तरह सांस लेते हुए खेल पाएंगे, अपनी मसल्स को डेवलप कर लेंगे, तो हम अपना एक नया गोल बनाएंगे। अपना फोकस इस टाइप पे कर देंगे कि जब हम ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, हमने पढ़ा है ना वो अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी मसल जो लैक्टिक एसिड बना है उसको टोलरेट कर सके, उसके थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके, फिर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। और एरोबिक कैपेसिटी मीन्स जो हम सांस ले रहे उस समय खेलते हुए, तो उसमें जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
And as you enter the competition phase, greater emphasis is placed on boosting an anaerobic capacity and neuromuscular power. और जब आप सेकेंड वाला भी लैक्टेट थ्रेशोल्ड भी आपने कर लिया, अगर आप यहाँ तक भी कर लोगे तो आप थर्ड केस में पहुंचोगे कि एनरोबिक कैपेसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर पावर, कि ऐसा केस भी आ जाए ज़्यादा खेल रहे हो, विग्रस एक्सरसाइज जाता है, उसी दिन अच्छी तरह नहीं मिल पाए तो भी आप एनारोबिकली कंडीशन में भी अच्छी तरह खेल पाओ, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक कैपेसिटी। और जो हमारे नर्वस सिस्टम है और जो मस्कुलर सिस्टम है, इन दोनों के बीच में हम कोऑर्डिनेशन बना पाए कि अब हमें अपने राइट हैंड ही उठाना है, तो दिमाग से हमारा मैसेज आए कि अब राइट हैंड के साथ टैप करो, और वो सब हम अपना अच्छी तरह गेम खेल पाए। More significantly, periodization is the best way to promote the training effect, which consists of changes in your cardiopulmonary musculoskeletal programs that result in greater speed and endurance on the bike. मतलब हमारा कार्डिक आउटपुट अच्छा हो जाए, पल्मोनरी आउटपुट मीन्स कि अच्छी तरह गैसेस का एक्सचेंज हो पाए, ब्लड अच्छी तरह सेल्स तक पहुंच पाए, हमारे मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम अच्छी तरह डेवलप हो सके, जिससे कि हमारी गेम में स्पीड भी बढ़ेगी और हमारा एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। To develop an effective training program, it is important to understand the foundation of periodization. The foundation consists of 3 cycles. हमारे पास periodization था क्या, कि जितना भी हमारे पास टोटल टाइम है एक अपने आप को डेवलप करने के लिए, हमने उसको अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में बांट दिया था, कि पहले टाइम में हम एक इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, उसको हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। उसके अंदर हमारे पास 3 साइकिल लगते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ है जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा डेवलप करने के लिए, तो हम उसके लिए ज़्यादा टाइम निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे मैक्रो साइकिल्स। वहीं पे कुछ ऐसी है जिसको मीडियम टाइम चाहिए ज़्यादा, हम उसको बोलेंगे मीजो साइकिल्स। और कुछ हमारी ऐसी कैपेबिलिटी है जिनके लिए हम थोड़ा टाइम चाहिए, 2 4 दिन में हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे माइक्रो साइकिल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मीजो मैक्रो और माइक्रो क्या है, ऑल दी थिंग्स। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऑल दी वेरी बेस्ट।